दोस्तों, आज की मेरी कहानी है तलाक। गृह प्रवेश की रस्म के बाद बिंदा को एक कमरे में बैठा दिया गया था। उसकी सास उसके पास आई और कहने लगी, देखो बहू, आजकल की लड़कियों के बड़े नखरे होते हैं, लेकिन तुम मुझे जल्दी खुशखबरी सुना देना। मुझे तो पोता ही चाहिए। तुम भी खुशखबरी सुनाने में देर बिल्कुल भी मत करना। देखो, हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है। अगर तुमने मुझे पोता दिया तो मैं तुम्हें अपने खानदानी कंगन दूंगी। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। बिंदा तो हैरान रह गई कि अभी उसे इस घर में आए हुए महज कुछ ही घंटे हुए हैं और उससे पोते की फरमाइश की जाने लगी। वह सोचने लगी कि क्या कंगन के लालच में मैं अपनी गृहस्थी शुरू होने से पहले ही मम्मी जी को पोता दे दूं। और यह कैसी सोच है कि पोता ही होना चाहिए। खैर, उसने इन ख्यालों को झटक दिया, क्योंकि शुरुआत में ही वह यह सब सोचकर नए रिश्ते के लिए अपने मन में करवाहट घोलना नहीं चाहती थी। वह सोचने लगी कि बाकी लोग कुछ भी कहें, मुझे तो यह देखना है कि मेरे पति मेरे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। पति की याद आते ही मन मुस्कुरा उठी, क्योंकि रास्ते में जब वह पति के बगल में कार में बैठी हुई थी तो उसके पति निहाल बार बार उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था, जिससे कि बिंदा को ऐसा लगा कि उसका पति उससे खूब प्यार करेगा। घर में रिश्तेदार भरे हुए थे तो कोई ना कोई बिंदा के पास आकर बैठ जाता था और कुछ ना कुछ हंसी मजाक करने लगता था। सभी लोग उसे इस बात के लिए छेड़ रहे थे कि आज उसकी सुहाग रात है। उसके सुहाग रात के कमरे को सजाने के लिए कह दिया गया था। डेकोरेशन वाले ने कमरे की खूब बढ़िया सजावट की थी। रात को जब बिंदा दूध का गिलास लेकर सुहाग रात के कमरे में पहुंची तो कमरे की सजावट देखकर उसकी थकान दूर हो गई और बेल की खुशबू अपनी सांस में भरते हुए वह सोचने लगी कि कमरा तो बिल्कुल ऐसा सजाया गया है जैसे कि फिल्मों में दिखता है। क्या पति आकर वैसे ही प्यार भी जताएगा? यह सब सोचते हुए वह बिस्तर पर बैठ गई। देर रात तक भी वो कमरे में नहीं आया था। वह तो अपने दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी रहा था। इधर बिंदिया इंतजार करते करते थकान के मारे सो गई थी। आधी रात के बाद जब निहाल कमरे में आया तो बिंदिया की नींद टूट गई। वह झट से उठकर बैठ गई और अपना घूंघट ठीक करने लगी, लेकिन निहाल कमरे की सजावट देखकर गुस्से से बौखला उठा। वह बिंदा से गुस्से में कहने लगा कि तुम मेरी पत्नी हो या कोठे वाली? इतने फूल सजाकर क्यों बैठी हो तुम? बिंदा शकपका गई, क्योंकि उसने तो यह सजावट नहीं की थी। बिंदिया के पति ने सारे फूलों को नोचते हुए कहा, ये मेरा कमरा है या कोठा? मुझे तुमसे बस बेटा चाहिए, तुम्हारे तलवे नहीं चाटने वाला मैं। इतना कहकर उसने बिंदा को बिस्तर पर ढकेल दिया और उस पर हावी होने की कोशिश करने लगा। बिंदिया तो सतर्क सी रह गई। शादी की पहली ही रात उसका पति उसके साथ ये क्या कर रहा है? उसके दिमाग में कभी ये आ जाता कि उसकी माँ ने विदाई के समय कहा था कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर होगा, और ससुराल में हर लड़की को थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। शुरुआत में बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां आएंगी जब तुम्हारा मन करेगा कि मैं इस रिश्ते को तोड़ दूं, लेकिन तुम्हें धैर्य रखना होगा। अब इस स्थिति में बिंदिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह खामोश रहे या विरोध करे। तब तक निहाल ने उसे नोचना खसोटना शुरू कर दिया था। बिंदिया को और कुछ सोचने का समय नहीं मिला। अपने पति की इस हरकत के प्रक्रिया स्वरूप उसने उसे जोरदार धक्का मारकर निहाल को खुद से दूर ढकेल दिया, जिससे निहाल एक दीवार से जा टकराया। चोट लगते ही उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। वह क्रोध से दांत पीसते हुए बोला, अरे तू मेरी पत्नी है और मुझे खुश रखना तेरा फर्ज बनता है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे धक्का मारने की? बिंदिया भी चुप रहने वालों में से नहीं थी। वह भी गुस्से में फुफुकाती हुई बोली, अरे तुम भी तो मेरे पति हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ जबरदस्ती करने की? पति को तो
अपनी पत्नी के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन तुम तो खुद ही मुझे बेइज्जत करने पर तुले हुए हो। निहाल क्रोध से उसे झकझोरते हुए बोला, तुम मेरी पत्नी हो तो मैं अपनी पत्नी के पास नहीं जाऊंगा तो किसके पास जाऊंगा? बिंदिया गुस्से में बोली, पत्नी हूँ, कोई खिलौना नहीं जिसे तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से इस्तेमाल करोगे। तुम तो मेरे साथ ऐसे बर्ताव कर रहे हो जैसे कि तुम कोई पागल इंसान हो। निहाल ने आगे बढ़कर एक जोरदार तमाचा बिंदिया को मार दिया तो बिंदिया ने भी पलटकर ऐसा करारा वार उसकी गर्दन पर किया कि वह दर्द से बिलबिला उठा। तब निहाल ने अपनी चमड़ी की बेल्ट उठाई और बिंदिया की ओर बढ़ने लगा। अब बिंदिया ने अपनी साड़ी का आंचल अपनी कमर में खोस लिया और फुर्ती से लपकते हुए निहाल के पास गई और उसने ऐसा जोर का वार उसके हाथ पर किया कि बेल्ट उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गई और निहाल तुरंत ही अपने बाएं हाथ से दाएं हाथ की हथेली को पकड़कर दर्द के मारे चीख उठा। बिंदिया ने उसे जलती हुई नजरों से घूरते हुए कहा कि मेरे तरफ एक कदम भी बढ़ाने से पहले ये सोच लेना कि मैं कॉलेज में कराटे चैंपियन रह चुकी हूँ। यह सुनते ही निहाल के होश उड़ गए। वह घबराई हुई सी आवाज में बोला, यह तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। हमें कोई मारपीट करने वाली लड़की नहीं चाहिए थी। बिंदिया वांग से मुस्कुराते हुए बोली, क्यों, क्या तुम्हें केवल मारपीट खाने वाली लड़की चाहिए थी? कैसे मर्द हो तुम? एक तो अपनी पत्नी पर हाथ उठाते हो, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हो और ऊपर से धोखेबाज हमें कह रहे हो। अभी तो तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं हुआ बच्चों। तुमने जो मेरे साथ करने की कोशिश की है ना, उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। इतना कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी। अब निहाल की बोती ही बंद हो गई थी। बिंदिया अपना फोन लेकर कमरे से बाहर निकली। उसने तुरंत ही अपने पापा को फोन करके सब कुछ बताया। उसके पापा ने कहा कि बेटा, तुझे ऐसे घर में समझौता करके रहने की जरूरत नहीं है। मैंने तेरी शादी तेरी खुशियों के लिए करवाई थी ना, कि जिंदगी भर तुझे समझौता करने के लिए। इसीलिए तुझे जो सही लगे तू कर। तेरा यह बाप तेरे साथ है। बिंदिया की माँ ने तुरंत ही पति के हाथ से फोन छीनते हुए कहा, बेटा, तेरे पापा को कुछ पता नहीं है। औरतों को थोड़ा बहुत समझौता करके चलना ही पड़ता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो कोई गलत कदम मत उठा लेना। तब बिंदिया के पिता परमेश्वर जी ने अपनी पत्नी को डांटते हुए कहा कि यदि शादी की पहली रात मैं भी तुम्हारे साथ ऐसा ही गंदा व्यवहार करता, क्या तब भी तुम समझौता करके जीने की कोशिश करती? तुम्हें मैंने इतने प्यार से रखा है, शायद इसीलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हमारी बेटी को वहाँ पर कितना कष्ट हो रहा है। अब बिंदिया की माँ खामोश हो गई। बिंदिया को पापा का सपोर्ट मिल चुका था, इसीलिए अब उसे किसी की परवाह नहीं थी। उसने तुरंत ही पुलिस को फोन करके बुला लिया। पुलिस ने निहाल को गिरफ्तार कर लिया। जल्द ही उन दोनों का तलाक हो गया। बिंदिया मायके में आकर रहने लगी। कुछ लोग उसे ताना मारते थे कि वह अपनी शादी एक दिन भी नहीं संभाल पाई। कुछ लोग बिंदिया से सहानुभूति रखते थे, कुछ लोग उसे बेचारी समझते थे, लेकिन बिंदिया को किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे अब अकेले अपनी जिंदगी पर ध्यान देना था। बिंदिया ने अपने लिए नौकरी ढूंढनी शुरू की। हालांकि घर में रुपए पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बिंदिया खुद कुछ करना चाहती थी, अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। उसके पापा ने भी उसका भरपूर साथ दिया। जल्द ही बिंदिया को एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में नौकरी मिल गई थी। जब बिंदिया तैयार होकर ऑफिस जाती थी तो मोहल्ले वाले उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाने लगते थे। बिंदिया के कान में भी वह सारी बातें पड़ती थी, लेकिन वो इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। देखते ही देखते बिंदिया को जॉब करते हुए 3 साल हो चुके थे। इस बीच बिंदिया के ऑफिस में नए बॉस का आगमन हुआ। समीर बहुत ही धीर गंभीर स्वभाव का था और वह किसी से ज्यादा बातचीत भी नहीं करता था, बस अपने काम से मतलब रखता था। समीर की पत्नी अपने किसी प्रेमी के साथ भाग गई थी और तब से समीर अकेला ही रहता था। जब समीर को बिंदिया के जीवन के बारे में पता चला तो उसे लगा कि दोनों के जीवन का दर्द लगभग एक ही जैसा है। इसीलिए धीरे धीरे वह
वह विंध्या से थोड़ी बहुत बातचीत करने लगा था। एक बार विंध्या ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी। समीर घर जाने को निकला तो उसने देखा कि पूरा ऑफिस खाली हो गया है। केवल विंध्या ही काम कर रही थी। रात के 9 बजने वाले थे। समीर ने कहा, विंध्या चलो मैं तुम्हें घर पहुंचा देता हूँ। विंध्या कहने लगी, सर आप चले जाइए, मुझे लगभग आधा घंटा और लगेगा। समीर ने घड़ी की ओर देखते हुए कहा, इतनी रात को तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं एक काम करता हूँ, मैं भी थोड़ी देर और रुक जाता हूँ। विंध्या असमंजस भरी नजरों से उसे देखने लगी। पूरे ऑफिस में यह बात मशहूर थी कि समीर बस अपने आप में ही डूबा रहता है, लेकिन आज वह विंध्या की परवाह कर रहा था। तो विंध्या एक अनछुई एहसास से भिगोने लगी थी। समीर उसकी बगल वाली टेबल पर बैठ गया। उसने चपरासी से 2 कप कॉफी मंगा ली थी। विंध्या फटाफट काम निपटा रही थी। काम खत्म होने के बाद जब वह लोग बाहर निकले तो रिमझिम बारिश होने लगी। विंध्या कार तक पहुँचते पहुँचते थोड़ी भीग गई थी। समर आज न जाने क्यों बार बार उसकी ओर निहार रहा था। विंध्या थोड़ी सकुचाई हुई सी कार में उसके साथ बैठी हुई थी। समर ने उसे पूरे सम्मान के साथ घर पहुंचा दिया। रास्ते में उसने एक शब्द भी नहीं कहा। फिर भी विंध्या का मन न जाने कैसा कैसा हो रहा था। जब समीर उसे पहुंचाकर वापस जाने लगा तो विंध्या ने कहा, सर आप पहली बार मेरे घर तक आए हैं, चलिए एक कप चाय पी लीजिए। समीर संकोच के कारण मना करने लगा, लेकिन मन ही मन वह भी विंध्या के साथ थोड़ा और समय बिता लेना चाहता था। इसीलिए थोड़ी देर तक ना नुकुर करने के बाद वह भी विंध्या के साथ घर के अंदर पहुंच गया। विंध्या की मम्मी पापा ने बहुत उत्सुकता के साथ समीर का स्वागत किया। विंध्या की माँ चाय बनाने के लिए चली गई और विंध्या अपने कमरे में कपड़े बदलने के लिए चली गई। जब वह हल्के हरे रंग का सलवार सूट पहनकर हॉल में आई तो समीर की नजरें उस पर ही ठहर गई थी। उन नजरों में कुछ तो ऐसा था जिसे देखकर विंध्या भीतर से सिहर गई। तब तक विंध्या की माँ चाय लेकर आ गई थी। सबने साथ में बैठकर चाय पी। विंध्या की माँ सिमर से जिद करने लगी कि आप अकेले रहते हैं, इतनी रात को खाने पीने की व्यवस्था करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, तो आज खाना हमारे साथ ही खा लीजिए। समीर इनकार कर रहा था, लेकिन फिर विंध्या ने भी उसे रुकने को कहा। तब समीर इनकार नहीं कर पाया और उसने सबके साथ बैठकर खाना खाया। एक ही मुलाकात में वह उन लोगों के करीब आ गया था और विंध्या को तो बिल्कुल दिल में ही उतार गया था। समीर की आंखों में विंध्या को भी अपने लिए प्रेम के कुछ भाव महसूस हुए थे, इसीलिए वह भी एक मीठे एहसास से भरने लगी थी। अगले दिन से मानो सब कुछ बदल गया था। विंध्या जब समीर के केबिन में जाती थी तो समीर की खामोश नजरें उसे बहुत कुछ कह जाती थी। विंध्या भी अब समीर के करीब जाने का बहाना ढूंढने लगी थी। प्रेम का अंकुर दोनों तरफ से फूटने लगा था और अंत विंध्या के जन्मदिन पर समीर ने उसे प्रपोज कर ही दिया। समीर ने उसकी हथेली थामकर कांपते हुए स्वर में कहा, विंध्या पता नहीं कब से मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ। क्या तुम भी अपनी जिंदगी को एक मौका देना पसंद करोगी? देखो मुझे तुम्हारे बारे में सब पता है और मेरे पास तुम्हें अपने बारे में अलग से कुछ बताने लायक नहीं हूँ। मेरे बारे में तो ऑफिस में तूने सब कुछ सुन ही लिया होगा। मेरी पत्नी जब से मुझे छोड़कर गई है मैंने अपने अकेलेपन को अपना साथी मान लिया था, लेकिन अब जब से मैंने तुम्हें देखा है तब से मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे लिए बहुत कुछ हो। बोलो ना, क्या हम मिलकर अपने जीवन को संवारने की कोशिश कर सकते हैं? विंध्या थोड़ी देर तक खामोश रही। आज उसके दिल की धड़कनें उसके बस में नहीं थी। उसने कांपते ओठों से कहा, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इतना कहकर उसने अपनी पलकें झुका ली तो समीर ने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि आज से तुम्हारे जीवन में खुशियों के रंग भरने की जिम्मेदारी मेरी है। इतना कहकर समीर ने अपनी बाहें फैला दी। वंशिका भी उसके सीने में से छिपाकर कुछ यूं सिमट गई, मानो अब वह इन मजबूत भुजाओं के घेरे में बिल्कुल सुरक्षित है। उस दिन समीर और विंध्या ने जाकर अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया और
अपने बच्चों की खुशी कौन नहीं चाहता है। तो दोनों के माता पिता बहुत खुश हुए और जल्द ही उन दोनों की एक मंदिर में शादी करवा दी। अब दोनों पति पत्नी के रूप में एक दूसरे का ध्यान रखने लगे थे और अब उनके जीवन में खुशी ही खुशी बिखर गई थी। 2 साल बाद बिंदिया ने एक बेटी को जन्म दिया और अब वह अपनी गृहस्थी में हंसी खुशी जी रही थी। कभी कभी वह सोचती थी कि यदि उसने समझौता करने के नाम पर निहाल के साथ ही जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया होता तो आज उसका जीवन बर्बाद हो चुका होता। अच्छा हुआ अपनी समझदारी से, अपनी होशियारी से बिंदा ने निहाल को तलाक दे दिया था। तब जाकर आज उसकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां भर गई थी। दोस्तों, हमारी छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।